once again, क्या हालचाल नंबर और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। तो गब्बर सर आए हैं यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं CS XZ वाले बच्चों के लिए जो फ्री बैच आया है उसका जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका लेक्चर लेकर। ये चैप्टर आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लगभग लगभग 15 से 20 मार्क्स तक कवर कर सकता है। यानी कि एक हैवी वेटेड चैप्टर है जो 15 से 20 मार्क्स कवर करेगा आपका। तो कोशिश यही रहेगी कि उसी तरह से इस चैप्टर को देखा जाए जहां पर आपके 15 से 20 मार्क्स अच्छे से सिक्योर करवा पाए। देखिए बेटा, क्या है शेयर कैपिटल, क्या है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल? देखिए बेटा जी, जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया जाता है। यस सर। वो पैसा कौन लगाता है? वो पैसा मालिक लोग लगाते हैं। जब मालिक लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उस पैसे को क्या कहा जा रहा है? कैपिटल कहा जा रहा है। और ये जो शेयर कैपिटल है ये भी उसी कैपिटल से रिलेट करती है और उसी का पार्ट होती है। बहुत ही बेसिक से समझेंगे सारी चीजों को। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज आई कहां से। देखो बेटा जी, ये कंपनी है। यस सर, ये कंपनी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई भी कंपनी बिना पैसे लगाए स्टार्ट हो सकती है? नहीं हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पैसे लगाए बिना कंपनी आप स्टार्ट कर दो, बिजनेस आप स्टार्ट कर दो? नहीं सर, कुछ ना कुछ तो पैसा आपको लगाना पड़ेगा। यस सर, ये पैसा जो आप कंपनी में लगाते हो इस पैसे को नाम दिया गया है कैपिटल। यानी कि वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है। यस सर। बट इन फ्यूचर अगर आपको और पैसे की जरूरत पड़ी, आपको और पैसे की जरूरत पड़ी तो एक तरीका ऐसा भी है आपके पास जहां पे आप मार्केट से पैसा लोगे और वो पैसा भी हमारी कैपिटल का ही पार्ट बन जाएगा। सर कैसे? कैसे सर? मुझे बताओ, कैपिटल लगाने वाला कौन है? ओनर है। कौन है? मालिक है। अगर मैं मार्केट में कहूं मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं आपको अपनी कंपनी का इतने परसेंट का ओनर बना दूंगा, मालिक बना दूंगा, तो क्या आप मुझे पैसा दोगे? यस सर, दे सकते हैं। लेकिन जब आपने मेरी कंपनी का नाम सुना हो, आपने मेरी कंपनी के रेपुटेशन के बारे में जाना हो, आप जानते हो कि हाँ इस कंपनी के बारे में ऐसा चल रहा है और आपने मेरी कंपनी की बहुत सारी चीजों को स्टडी करा हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी शुरुआत में ही शेयर्स नहीं निकालेगी। कुछ टाइम वो वर्क करेगी, मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन बनाएगी, एक इमेज बनाएगी और उसके बाद वो शेयर्स निकालेगी। तो सर क्या है शेयर्स? शेयर का मतलब है कि जो हमारी कंपनी में और पैसा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख तो कम हो गए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अगर मैं ये 10 लाख रुपए किसी एक पर्सन से मांगू या 2 पर्सन से मांगू तो हो सकता है ये 10 लाख रुपए मेरे को ना मिल पाए। लेकिन यही अगर मैं 10 लाख के टुकड़े कर दूं, यही मैं 10 लाख के मैंने 1,000 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े की जो वैल्यू है वो मैंने कितनी रख दी? 10,000 टुकड़े कर देते। तो यहां पर मैंने 10 लाख के 10,000 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े की कीमत क्या है? 100 रुपए। तो क्या पॉसिबल है कि
लोग इसे खरीद पाए। यस सर, इसी टुकड़ों को हम कहते हैं शेयर्स। यानी कि मैंने अपनी कैपिटल को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। कितने टुकड़े? 10,000 टुकड़े। और एक टुकड़े की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए। इसको हम क्या कहते हैं? शेयर्स। जब भी कंपनी कॉर्पोरेट होती है तो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि MOA में, वो कैपिटल क्लॉज होता है, वहां पर लिख देती है हम मार्केट से जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम पैसा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कितना ले सकते हैं। इसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। यानी कंपनी ने पहले ही लिख दिया है कि जब हम शेयर्स निकालेंगे, जब हम मार्केट से पैसा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम इतना लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो वो हमारी क्या कहलाती है? ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। आपने अभी कितना निकाला, शुरुआत में कितने शेयर्स निकाले, वो क्या कहलाती है? ईच शेयर कैपिटल। कितने लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स ले लिए, वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ये भी दो तरह की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली। तो अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि सर शेयर्स हमारी कंपनी की कैपिटल का पार्ट ही होता है। अपनी कैपिटल को रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जितनी कैपिटल की हमें जरूरत थी उतनी कैपिटल के हमने कुछ टुकड़े करे हैं। उन टुकड़ों को हम शेयर्स कह रहे हैं। लोगों को हम वो शेयर दे रहे हैं, उनसे हम पैसा ले रहे हैं और उन्हें कुछ परसेंटेज ओनरशिप भी दे रहे हैं, ताकि वो शेयर को पराए नहीं। और जाहिर सी बात है, जब हम उन्हें ओनरशिप दे रहे हैं तो उनके द्वारा आया हुआ पैसा क्या कहला रहा है? कैपिटल। कैपिटल शेयर। अभी के लिए आपको इतना ही जानना है के बारे में। अब आपका यहां पर देखिए क्या कह रहा है। अ शेयर में बी अंडरस्टूड as an individual part or a singular unit into which the total share capital of a company is divided. Share are used to raise the capital of a company and each share constitute a unit of ownership. यानी कि वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई। बट ये जो हमारा शेयर होता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको वोटिंग राइट होता है। डिविडेंड फिक्स रेट से नहीं मिलता। प्रॉफिट ज्यादा हुआ ज्यादा, प्रॉफिट कम हुआ कम मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन उन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, चाहे प्रॉफिट हो ज्यादा हो या कम। तो यही आपको टाइप दे रखा है, शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पर हमें वोटिंग राइट है, डिविडेंड का हक नहीं है, फिक्स रेट से है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ कम मिलेगा। लेकिन जो बेटू प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये बहुत टाइप्स के, डिविडेंड के बेसिस पर, ये पार्टिसिपेशन के बेसिस पर भी होते हैं, ये कन्वर्टिबल के बेसिस पर भी होते हैं, ये रिडीमेबल के बेसिस पर भी होते हैं। सबसे पहला है डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब पिछली साल किसी रीजन की वजह से जो कंपनी है वो डिविडेंड नहीं दे पाई, तो ये बड़े नालायक हैं। इन्हें पिछली साल का रुका हुआ डिविडेंड भी चाहिए और इस साल का भी चाहिए, दोनों मिलेंगे। ये ईमानदार है, उनका पिछला वाला नहीं मिला कोई बात नहीं, इस साल का दे। नन क्यों तो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के साथ साथ, वो पार्टिसिपेट करते नन पार्टिसिपेट। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर, और जो कन्वर्ट नहीं थे वो नन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका कुछ टाइम बाद पेमेंट करना पड़ेगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
और पेमेंट नहीं करना इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब ही है पेमेंट करना। चलिए, तो ये मैंने भी आपको बताया। ऑथराइज कैपिटल, इसको हम नॉमिनल या रजिस्टर कैपिटल भी कहते हैं। इस जो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी डालेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, मार्केट से कितना पैसा है, कंपनी ने पहले ऑथराइज में से कितना पैसा पहले मांगा, इशूड, कॉल्ड अप, कंपनी ने कितना मांगा, पेड अप, पब्लिक ने। अब यहां पर आता है आपका मेन पार्ट, बेस टू। जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो कैश में भी कर सकती है, कंसीडरेशन अदर देन कैश भी कर सकती है। सर इसका मतलब, मैंने शेयर्स को इशू करा और उसके बदले में पैसा ले रहा हूं, तो वो शेयर मैंने कैश में इशू, मैंने शेयर्स को इशू तो करा है लेकिन बदले में मैं पैसा नहीं ले रहा। बदले में आपका बिजनेस हो सकता है, बदले में आपकी एसेट्स हो सकती है, और भी कुछ चीजें है। तो फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो देखो इस चीज को आप समझते हैं बहुत ही। सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों एक बार रिकैप करवाना चाहूंगा क्लियर कंसेप्ट को, क्योंकि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल चालू हैं, इस चैप्टर से आपकी एंट्री चालू हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप मॉडर्न अप्रोच को रिवाइज करें ताकि इस चैप्टर में आने वाली कोई भी एंट्री आपको दिक्कत नहीं दे पाए। सबसे पहला, C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, X ए एसेट्स, और R हम या फिर, अब अगर आप क्लियर बोलोगे, क्लियर क्लियर, तो आपको CLR ये एक जैसा साउंड देंगे और AR को, सॉरी, AE को अलग कर दिया जाए, यानी कि सेम रूल लगेगा कैपिटल पर, सेम रूल लगेगा लायबिलिटी पर, और सेम रूल लगेगा इनकम और रेवेन्यू, और सेम रूल लगेगा एक्सपेंसेस पर, और सेम रूल लगेगा एसेट्स पर। कैसा रूल? अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है, तो उसको हम डालेंगे क्रेडिट साइड में, जर्नल एंट्री के क्रेडिट साइड है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर। और अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसको डालेंगे डेबिट। दोबारा समझ, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, यानी कि आप इसको कम भी कहते हैं। कैपिटल बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है, कम बढ़ती है, तीनों ही चीज अगर बढ़ेंगी कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। कैपिटल घटती, लायबिलिटी घटती है, इनकम घटती है, तीनों ही चीज कहां जाएगा? डेबिट साइड में। अभी हम जब एंट्री करेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसका उल्टा फॉर्मूला लगेगा एसेट्स में और एक्सपेंस में। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसको हमें डालना है डेबिट साइड। और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको डालना है हमें क्रेडिट साइड में। ये जो फंडा है, इसको तो बस आप घोल के पी जाओ, ना ही शेयर्स में दिक्कत आएगी और ना ही डिबेंचर गारंटी। अब चलते हैं शेयर्स को समझने के ऊपर। देखिए बेटा, अब कंपनी शेयर्स निकाल रही है, तो कंपनी जब शेयर्स निकालती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो सारा का सारा पैसा एक साथ ले ले और सारे के सारे शेयर्स एक साथ दे दे, जिसको हम बोलते हैं लमसम मेथड, या फिर इंस्टॉलमेंट में शेयर्स दे और इंस्टॉलमेंट पैसा ले। इंस्टॉलमेंट मेथड, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है लमसम का क्वेश्चन आ जाए, बट समझने में क्या जा रहा है, चाहे लमसम हो
या इंस्टॉलमेंट हो, इन दोनों में दो चीज तो कॉमन रहेंगी, एक शेयर्स की एप्लीकेशन और एक शेयर्स का अलॉटमेंट। भी एप्लीकेशन और अलॉट सर एप्लीकेशन है, कंपनी ने जब शेयर्स निकाले, कंपनी ने शेयर्स को निकाला और सबसे पहले आपने कंपनी से शेयर्स मांगे, तो कंपनी के पास शेयर्स की एप्लीकेशन, अब जितनी शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं उसके हिसाब से कंपनी ने शेयर्स को दिया पब्लिक को, तो शेयर्स को अलॉट किया। तो एप्लीकेशन शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है कंपनी के पास पब्लिक से, और अलॉटमेंट कंपनी ने शेयर्स दिया किसको, पब्लिक को। सेम यहां भी दोनों, बट क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट मेथड है तो सारे के सारे शेयर्स अलॉटमेंट पर नहीं दिए जाएंगे, किस्तों में दिए जाएंगे। यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं सेकंड कॉल, तीसरी इंस्टॉलमेंट को थर्ड कॉल, ऐसे ही चलता रहेगा और जब लास्ट आ जाएगा तो फाइनल कॉल। क्लियर है? यस सर। तो इसे आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि तो अगर आपने ये कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये आपका हो जाएगा। अब जब कंपनी शेयर्स निकालती है तो ये आपका सबसे पहले बात आई एप्लीकेशन। देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, कंपनी जब भी शेयर्स निकालेगी एप्लीकेशन पर तो सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, बाद में शेयर जाएगा। मैं सिर्फ एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाला ही केस ऐसा होता है जहां पर कंपनी के पास पहले पैसा आता है, बाद में शेयर जाता है। लेकिन बात करी जाए अलॉटमेंट की, बात करी जाए फर्स्ट कॉल की, बात करी जाए सेकंड कॉल की, बात करी जाए फाइनल कॉल की, सबसे पहले शेयर्स जाएगा और बाद में पैसा आएगा। तो देखिए चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, इन सभी की दो दो एंट्री होती है। पहली एंट्री एप्लीकेशन की पैसा आने की और दूसरी एंट्री शेयर्स के जाने की। अब जब कंपनी है तो जाहिर सी बात है ये सारे जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू करेगी। यस सर, हर चीज का एविडेंस रहना चाहिए। यस सर। तो सोचो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, पैसा यानी कि कैश, कैश क्या होती है, एसेट्स, और पैसा आ रहा है तो एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एसेट्स इंक्रीज होती है तो कहां जाती है, डेबिट में, यानी कि बैंक अकाउंट। ये पैसा किस चीज का आ रहा है, शेयर्स की एप्लीकेशन का, जो कि किसका पार्ट बनेगा, शेयर्स की कैपिटल का। यानी एक तरीके से शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो कहां जाएगा, क्रेडिट में, बैंक अकाउंट डेबिटर्स एप्लीकेशन। ये पहली एंट्री हो गई, ये पहली एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। सेकेंड एंट्री नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री शेयर्स के जाने की। अब एक्चुअल में शेयर्स जा रहे हैं, यानी कि जब आप शेयर्स दोगे पब्लिक को, भाई एप्लीकेशन का जो शेयर था अब आप उसे एडजस्ट करोगे शेयर्स में। यस सर। तो जो आपने यहां कैपिटल का पैसा डाला हुआ है ये कम हो जाएगा और ये चला जाएगा एक्चुअल शेयर्स कैपिटल में, यानी कि एक शेयर कैपिटल इन है और एक्चुअल शेयर की कैपिटल इंक्रीज होने की
से जो आपने कुछ देर के लिए यहां पर पैसा शेयर कैपिटल में डाला था वो डिक्रीज हो गया। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस अगर आपने एक एंट्री अच्छे से, तो आपको चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, किसी और की कॉल हो, अबू की कॉल हो, आपको दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, एप्लीकेशन में पहले ये एंट्री, बाद में ये एंट्री, यानी कि सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा, बाद में शेयर जाएगा। बाकी सभी केसेस में पहले शेयर्स जाएगा, बाद में पैसा आएगा। यानी कि अगर आप अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे होंगे तो पहले ये एंट्री होगी, बस एप्लीकेशन क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल। ये तो बेसिक एंट्री है। ये बेसिक एंट्री जब है जब हमने तो शेयर्स को इशू करा है ना, वो पार पर किया है। सर इसका क्या मतलब? मैंने आपको 100 रुपए का शेयर दिया और मैंने आपसे 100 रुपए ही लिए हैं, तो ये है पार। लेकिन कभी कभी कंपनी जो शेयर्स है ना, वो किस पर देती है, प्रीमियम पर देती, यानी कि आपसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है और आपको जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो कम है। तो ये जो ज्यादा पैसा चार्ज करा जा रहा है, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। कोई कंपनी की वो एक इमेज है, कंपनी की एक रेपुटेशन है, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा और जिसकी वजह से वो क्या चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम चार्ज कर। अच्छा सर, तो मुझे बताओ, कंपनी जो प्रीमियम चार्ज कर रही है वो चार्ज कर रही है शेयर्स को देने पर, और ये प्रीमियम कंपनी के लिए एक इनकम टाइप है, एक इनकम टाइप है। हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। यस सर। तो अगर कंपनी के पास प्रीमियम आ रहा है तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो जब इनकम बढ़ती है तो उसमें सेम रूल कैपिटल वाला, इनकम बढ़ने पर कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। यानी कि जब कभी भी हम शेयर्स को सिक्योरिटी पर इशू करेंगे तो उसको हमें कहां डालना है बेटा, क्रेडिट साइड में। बट सर, डालेंगे कौन सी एंट्री में? एक एंट्री है पैसे वाली और एक एंट्री है शेयर वाली। बेटा जी, प्रीमियम किसके साथ था, शेयर के साथ था, तो जो शेयर के जाने वाली एंट्री होगी उसी के साथ आप क्रेडिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम को डाल देंगे। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ है, बट अगर क्वेश्चन में ये चीज, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है। यानी अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी। ऐसा जब हुआ जब हमने शेयर्स को प्रीमियम पर दिया है। बट सर, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जहां पर जिस पर्सन ने आपके शेयर्स लिए हैं उसने आपका पैसा नहीं दिया है। भाई, जिस पर्सन ने आपके शेयर्स ले लिए उसने पैसा दिया, उसको हम कहते हैं कॉल्स इंटीरियर। क्या कहते हैं बेटा, कॉल्स इन एरियर। अब इसका क्या मतलब? सर, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि पब्लिक ने शेयर्स तो ले लिए आपके, लेकिन पैसा नहीं दिया सब। अब मुझे बताओ, ये जो कॉल्स इन एरियर है, मतलब कि पब्लिक ने शेयर्स तो ले लिए, पैसा नहीं दिया, आपके लिए एक घाटा है या फायदा? सर घाटा है, सेंस है, लॉस है।
और ऐसा होने से एक्सपेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर। तो कायदे से कॉल्स इन एरियर जर्नल एंट्री में डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। यस। तो कॉल्स इन एरियर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसका पैसा नहीं दिया, इसका इतना पैसा नहीं दिया, तो जो पैसे वाली एंट्री थी ना, उसी एंट्री आप कॉल्स इन एरियर को ऐड कर दोगे, यानी कि एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू एयर, जो भी है, एप्लीकेशन है, फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट है, जो भी है, इतना पैसा नहीं दिया वो यहाँ, जितना टोटल आना था वो यहाँ, और माइनस करके जो एक्चुअल में आया वो बैंक में डेबिट हो गया। इसको हम कहते हैं कॉल्स। अब ये जो कॉल्स इन एरियर वाले लोग थे, इनसे आपने पैसा मांगा कि भाई साहब पैसा दे रहे हो क्या? इन्होंने सुनवाई नहीं करी। आपने कहा देखो पैसा दे रहे हो क्या? इन्होंने फिर सुनवाई नहीं करी। तो आपके पास एक हक होता है इनके शेयर्स को कैंसिल करने का, यानी कि फॉरफिटेड करने का। यानी कि जब कभी भी कोई शेयर होल्डर आपके शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, तो आपके पास अधिकार है उनके शेयर्स को कैंसिल करने का, उनके शेयर्स को फॉरफिटेड करने का। तो जब आप किसी के शेयर्स को कैंसिल करेंगे, यानी कि फॉरफिटेड करेंगे, तो ऐसा करने से हमारी जो शेयर्स कैपिटल है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर हम जब शेयर्स दे रहे थे तब हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही थी। अब बात आ गई कैंसिल करने की। तो जब हम शेयर्स को कैंसिल करेंगे, ऐसे केस में हमारी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी सर। और जब डिक्रीज हो जाएगी तो ऐसे केस में शेयर कैपिटल क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? डेबिट। अगर जिसका पैसा नहीं दिया है उस पर प्रीमियम भी शामिल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को, बट अगर शामिल नहीं है, दोबारा सुन लो, अगर जिसका पैसा नहीं दिया है उस पर प्रीमियम शामिल है, सिर्फ उसी केस में सिक्योरिटी डेबिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आपने शेयर्स को कैंसिल करा, आपने शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया, तो शेयर कैपिटल आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट में क्या आएगा? जब आपने उसके शेयर ही फॉरफिटेड कर दिए, तो क्या अब नुकसान आपका जो हुआ था वो नुकसान रहा? नहीं सर, आपने उसे एक तरीके से खत्म कर दिया। तो अब आपके जो एक्सपेंस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको कहां डालोगे? क्रेडिट साइड में। यानी कि यहां कॉल्स इन एरियर या शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल, जिस पर जितना पैसा नहीं आया। मान लो कुछ पैसा नहीं आया शेयर अलॉटमेंट पर, कितना नहीं आया वो डाल दिया आपने क्रेडिट में टू अलॉटमेंट करके। मान लो कुछ पैसा नहीं आया शेयर फर्स्ट कॉल पर, कितना पैसा नहीं आया वो डाल दिया आपने टू शेयर फर्स्ट कॉल पर। बट सर इस पर्सन के शेयर्स को हमने कैंसिल करा है, क्या उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सेकंड कॉल सबका पैसा नहीं दिया या सिर्फ कुछ पैसा नहीं दिया? ये बेटा तो शेयर होल्डर होगा ना, वो हो सकता है एप्लीकेशन का पैसा दे चुका हो सकता है अलॉटमेंट का पैसा दे चुका हो, यानी कि कुछ पैसा वो दे चुका है, कुछ पैसा वो नहीं दिया है। तो जो पैसा नहीं दिया है उसके चक्कर में जो पैसा वो दे भी चुका है वो भी जब्त कर लिया। यानी कि जब आप शेयर फॉरफिटेड कर रहे हो तो जो पैसा वो दे दिया वो भी जब्त हो गया, तो यानी कि एक बेनिफिट है और ये बेनिफिट हो रहा है, तो इसको आपने कहा डाला? टू शेयर फॉरफिट।
ये हमने एंट्री पास करी फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स की। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड। अब सर इसके शेयर्स हमने फॉरफिटेड करे हैं, क्या उसका मन नहीं करेगा शेयर्स को री करवाने का? क्या वो हमें पैसा नहीं देगा? ना सर, वो दोबारा आएगा हमारे पास, हमारे शेयर्स को रीशूड कर दो। अगर हमने उसके शेयर को रीशूड करा है और जितना था उतने में ही करा है, उतनी फेस वैल्यू में ही करा है, तो अब सेकंड एंट्री में क्या होगा? रीशूड की एंट्री में क्या होगा बेटा? रीशूड की एंट्री में सर अगेन हमारे पास पैसा आ रहा है, अगेन हमारे पास पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है? शेयर्स जा रहे हैं। तो टू शेयर, ये रीशूट की एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अगर हमने जो रीशूट करा है वो डिस्काउंट पर करा है, यानी कि हमने 10 के हिसाब से पैसा लेना था लेकिन हमने 9 के हिसाब से ले लिया, 8 के हिसाब से ले लिया, तो ये जो आप डिस्काउंट है वो कहां से दे रहे हो? ये जो आपको फायदा हुआ था ना, यानी डिस्काउंट वाले केस में बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। लास्ट में हम पास करते हैं तीसरी एंट्री, जहां पर हम पैसा ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। सर ये क्या होता है? जो हमें फायदा हुआ ना, उस फायदे को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में। इसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना फायदा हुआ वो यहां देखेंगे, कितना डिस्काउंट हुआ उससे माइनस कर देंगे, और जो पैसा बचा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। बट सर अगर जितना शेयर फॉरफिटेड होता है उतना ही रीइश्यूड होता है तो दिक्कत आती नहीं, लेकिन जितना शेयर फॉरफिटेड हुआ उतना शेयर रीइश्यूड नहीं हुआ, तो यहां पर जो अमाउंट होगा ना, इस अमाउंट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कैसे होगा? फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, यानी यहां जो अमाउंट है ये ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। इस फॉर्मूले को लगाकर यहां जो अमाउंट था वो रीइश्यूड वाले नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगेन आपको वही करना है बताए। तो ये तो केस था जब कंपनी कैश में ही शेयर्स को दे रही है और पैसा ले रही है। बट सर अगर कंपनी कंसीडरेशन जो है वो कैश में दे रही, यानी कि कंपनी शेयर्स के बदले क्या नहीं ले रही है? अरे सर ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में या तो कंपनी ने पर्सन या किसी एसेट्स खरीदा है, या कंपनी ने किसी का बिजनेस खरीद लिया। क्या होगा जब कंपनी ने सिर्फ एसेट्स खरीदा है? देखिए अगर एसेट्स खरीदेगी कंपनी, कंपनी के पास क्या आ रही है? एसेट्स आ रही है, और एसेट्स आएगी तो एसेट्स इनक्रीज हो रही है, एसेट्स ये तो कहां जाएगी? डेबिट आएगी जनरल एंट्री में, सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, इससे हमने खरीदा, उससे हमने उधार खरीदा, अभी कुछ दिया नहीं है, यानी कि वो हमारी एक लायबिलिटी है, और जिससे हम एसेट्स खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडर। क्या बोलते हैं? वेंडर। यानी कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदी है तो एंट्री हो जाएगी सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
लेकिन अगर आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया तो ऐसे केस में आपके पास उस बिजनेस एसेट्स की आएगी और उस बिजनेस की लायबिलिटी की आएगी। तो जितनी भी एसेट्स हैं उस सभी को डेबिट करोगे, यानी कि ऑल एसेट्स अकाउंट टू ऑल लायबिलिटी। इतना करने के बाद आपको चेक करना है डेबिट का अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है। अगर डेबिट का अमाउंट ज्यादा है यानी सारी एसेट्स का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब आपको उसके बिल खरीदने में फायदा हुआ और उस फायदे को हम डालेंगे क्रेडिट साइड में टू कैपिटल रिजर्व के। बट अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो यानी कि आपने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसके बिजनेस को के लिए दिया है, उसकी गुडविल के लिए, तो डेबिट साइड में आप क्या डालोगे? ये तो हमने एंट्री पास कर ली अगर हमने एसेट्स परचेस किया है या फिर अगर हमने पूरा का पूरा बिजनेस परचेस। अब हम क्या करेंगे, उस वेंडर को हम शेयर दे देंगे। तो वेंडर डीआर शेयर कैपिटल, एक लायबिलिटी कम हो रही है, शेयर कैपिटल हो रही है, और यही सेम एंट्री यहां भी होगी, वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल। बट अगर आपने इसको शेयर प्रीमियम में दिया है तो वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्स, और यहां भी सेम शेयर बेटू। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक ऐसा झोल जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ, मतलब सर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मतलब सर पब्लिक ने जितने कंपनी ने शेयर्स निकाले हैं उससे ज्यादा शेयर्स मांग लिए और उससे ज्यादा शेयर का पैसा दे दिया। सॉरी, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो ऐसे केस में सपोज कंपनी ने 60,000 शेयर्स निकाले और पब्लिक ने मांग लिए 75,000 शेयर। तो बेटा जी कितने ज्यादा शेयर्स पब्लिक ने मांग लिए? 15,000 शेयर्स ज्यादा मांग लिए। कितने मांग लिए? 15,000 शेयर्स ज्यादा मांग लिए। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, ऐसे तो तीन ऑप्शन, बट इसी बीच एक छोटी बात याद आ गई सब्सक्रिप्शन से कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स निकालती है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हो जाना चाहिए। जितने शेयर्स उन्होंने निकाले उसका कम से कम 90% शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो उस कंपनी को जितना पैसा शेयर्स की फॉर्म में पब्लिक से आया है वो वापस करना पड़ेगा। अब सर कंपनी पागल तो है, कंपनी इस चीज के अंडर राइटर्स उठा रखे। अंडर राइटर्स वैसे तो शेयर्स कैपिटल में है टॉपिक, बट उस टॉपिक को हम करेंगे रिलेटेड एस्पेक्ट्स वाले चैप्टर है, इस चैप्टर में करेंगे। वो अच्छे न्यूमेरिकल से आते ही आते हैं, तो उसको जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स वाला चैप्टर हम करेंगे उसमें उसको करेंगे। बट क्या कहा मैंने, 90% का मिनिमम होना चाहिए। अब देखिए कंपनी के पास कितना ज्यादा पैसा आ गया सर, 15,000 शेयर्स का ज्यादा पैसा आ गया। अब कंपनी ऐसे केस में क्या कर सकती है? कंपनी ऐसे केस में या तो सारा का सारा पैसा वापस कर सकती, सारे के सारे 15,000 जो शेयर्स हैं इसका पैसा वापस कर सकती। अच्छा सर ठीक है। दूसरा ऑप्शन, सारा का सारा पैसा एडजस्ट कर देगी, मतलब पैसा आया एप्लीकेशन पर, यस सर, अब जब अलॉटमेंट पर कंपनी पैसा मांगेगी पब्लिक से तो 15,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है वो पैसा आप मत देना। तीसरा ऑप्शन, कुछ पैसा वापस कर दिया और कुछ पैसा एडजस्ट कर दिया,
एडजस्ट करने को प्रोराटा, एप्लीकेशन पर जो पैसा ज्यादा आ गया उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। देखिए, अगर कंपनी पैसे को वापस करेगी तो आपको लिखा होगा कि रिटर्न कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या कुछ शेयर्स के सामने नील लिखा होगा, या आपसे दे रखा होगा कि 75,000 शेयर्स आए, कंपनी ने 70,000 शेयर्स या 65,000 शेयर्स का प्रोराटा किया, यानी कि 65,000 से ऊपर जितने भी शेयर्स हैं वो वापस कर दिए, 70,000 से ऊपर जितने भी शेयर्स हैं वो वापस कर दिए। देखो बेटा जी, सबसे पहली बात बहुत अच्छे से देखिएगा, जब मेरे पास पैसा आ रहा था शेयर्स की एप्लीकेशन का, मैं एंट्री पास कर रहा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मेरे पास से पैसा जाएगा तो इसी एंट्री को मैं उल्टी कर देता हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री मैं कब करूंगा? जब मेरे पास से पैसा जा रहा है। यस सर। अगर मैं पैसे को वापस नहीं कर रहा, एडजस्ट कर रहा हूं, तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। एंट्री क्या रहेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो गया। ठीक है। यस सर। ये एंट्री पैसे वापस करने की, ये एंट्री वापस नहीं, एडजस्ट करने की। और अगर मैं आपसे एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री पूछूं तो क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर के, यानी कि अगर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन दे रखा है, प्रोराटा दे रखा है, तो सारा का सारा जो एडजस्टमेंट है, जो रिटर्न है, जो रिफ्यूज है, जो प्रोराटा है, रिजेक्ट है, वो सब आपको किस में शो करना पड़ेगा? दूसरी एंट्री में, एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में। यस सर। अगर आप इन तीनों एंट्री को देखो, कैसे वापस करने की एंट्री, शेयर्स को एडजस्ट करने की एंट्री, और नॉर्मल जो एंट्री होती है, आपको इन तीनों एंट्री में एक चीज कॉमन दिख रही होगी। क्या सर? शेयर्स की एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन डेबिट यहां भी हुआ है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट यहां भी हुआ है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट यहां भी हुआ है। यानी कि अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, एक ही एंट्री में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री को करने के बाद जितना पैसा आपने शेयर अलॉटमेंट में डाला है, उतना ही पैसा जब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास कर रहे होंगे बैंक वाली, उसमें से हम माइनस है, वो पैसा हम एडजस्ट कर चुके। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री हो वो उस अमाउंट से होंगी जो पब्लिक ने दिया है, ना कि उससे जो कंपनी ने डाला है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक फंडा और आता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सर वो क्या फंडा है? वो फंडा होता है बेटा अप्लाइड और अलॉटेड। यानी कि किसी किसी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि ए एक होल्डर है शेयर्स का, जिसने इतने शेयर अप्लाइड करे थे और उसने इतने शेयर्स का पैसा नहीं दिया, या ए जिसको इतने शेयर अलॉट हुए थे और उसने इतने शेयर्स का पैसा नहीं दिया। ऐसे केस में आप डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे कि उसने इतने शेयर्स का पैसा नहीं दिया तो आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया। नहीं बेटा, हम क्या करेंगे ऐसे केस में? सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि अप्लाइड का मतलब होता है ज्यादा और अलॉटेड का मतलब होता है कम। यानी कि अगर आपको अलॉटेड दे रखा है
तो आपको अप्लाइड निकालना पड़ेगा, और अगर आपको अप्लाइड दे रखा है तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये हम कब करेंगे? जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आएगा तभी हमें ऐसा झोल देखना पड़ेगा कि क्या अलॉटेड और अप्लाइड तो नहीं दे रखा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है अलॉटेड शेयर्स, तो बेटा जी हमें क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड शेयर। और अगर आपको दे रखा है अप्लाइड शेयर्स तो क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। तो सबसे पहला ये केस देखते हैं जहां पर अलॉटेड दे रखा है और आपको क्या निकालना है? अप्लाइड शेयर्स निकालना है। तो जब अप्लाइड शेयर्स निकालना है यानी ज्यादा शेयर्स निकालने हैं तो ज्यादा वाला शेयर्स का अमाउंट ऊपर डिवाइडेड बाय कम वाले शेयर्स का अमाउंट नीचे इंटू 100, सॉरी इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। मतलब सर कैसे हुआ ये? यहां पर ऊपर वो अमाउंट आएगा जो पब्लिक ने मांगा था रिटर्न रिफ्यूज रिजेक्ट करने के बाद, और यहां पर वो अमाउंट आएगा जो कंपनी ने पब्लिक को दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 75,000 शेयर्स थे और मान लो प्रो राटा हो रहा है 70,000 शेयर्स का, तो आप यहां ऊपर क्या लिखोगे? 70,000 शेयर्स। 70,000 शेयर्स वालों को कितना मिलेगा? 60,000 शेयर्स। कोई कंपनी के पास है ही 60,000 शेयर्स, दोनों को आपने डिवाइड किया और जो आपको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दे रखा है उससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाई। और ऐसे ही अगर अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालेंगे, सेम अलॉटेड यानी कम वाला निकाल रहे हैं तो कम वाला अमाउंट ऊपर, ज्यादा वाला नीचे 100। अब इसमें हम करते क्या है? सपोज आपको 300 अलॉट दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है अप्लाइड ज्यादा ही आएंगे 500, और मान लो आपको 400 अप्लाइड दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है अलॉटेड कम आएंगे 3। ये जो बीच का गैप दिख रहा है हमें मेन मतलब होता है अलॉटेड से। 300 अलॉट किए थे, उसने मांगे थे 500, यानी कि ये जो 200 का पैसा है वो पहले ही दे चुका वो एप्लीकेशन, और 300 के हिसाब से उसने किसी चीज का पैसा नहीं दिया। तो इन दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद निकालेंगे कॉल से। सेम इस फंडे में अलॉटेड वाला लेना है, 100 का डिफरेंस पहले से दे चुका है, 300 नहीं दिया, माइनस करके फिर कॉल से को निकालना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दो शेयर होल्डर्स दे रखे हैं अलग अलग, तो ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करिएगा कि दोनों के शेयर फॉरफिचर की एंट्री आप अलग अलग करें। ये मैंने आपको सारा समझा दिया क्या चीज कैसे हो कब किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं बीच में आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट शायद एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। देखो ये क्वेश्चन है, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। दिल्ली केमिकल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल कंसिस्टिंग कितने शेयर्स ऑफ 10, ठीक है। अब देखो कंपनी ने 60,000 शेयर्स निकाले हैं और एप्लीकेशन आई है 80,000 शेयर्स यानी 20,000 शेयर्स ज्यादा, ठीक है। लेटर ऑफ रिग्रेट वर सेंड विद द फंड ऑर्डर 12,000 शेयर, 12,000 शेयर्स का पैसा हमने वापस कर दिया। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द बैलेंस, एक्सेस मनी रिसीव ऑन पास द एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड द अलॉटमेंट मनी, नेसेसरी एंट्री इन द जर्नल ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो। देखो दो मेन एंट्री है, सबसे पहले मैं आपको एंट्री समझाता हूं। सबसे पहला एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री। यस
और अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि प्रो राटा भी हुआ है और कुछ पैसा वापस भी किया है, यानी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉट। फिलहाल हमने ये दो एंट्री करी हैं, अब इसमें अमाउंट डालते हैं। ये एप्लीकेशन की पैसे आने वाली एंट्री, नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और ये शेयर जाने वाली एंट्री, और जिसमें आपका प्रो राटा भी है, जिसमें आपका एडजस्टमेंट। तो देखो सबसे पहले उस अमाउंट से एंट्री करनी है जितना पब्लिक ने दिया। पब्लिक ने मांगे 80,000 शेयर्स, तो 80,000 इंटू 2 यानी कि 1,60,000 रुपए, 1,60,000। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है लेटर ऑफ रिग्रेट 12,000 शेयर्स वालों से आपने हाथ जोड़ लिया, भैया हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं, यानी कि 80,000 जो थे, यानी 20,000 जो ज्यादा आए थे, उससे 12,000 शेयर्स तो वापस कर, यानी कि एडजस्ट कितने करे, 8,000 शेयर। देखो 12,000 इंटू यानी कि 24,000 रुपए हमने वापस कर दिए, और 8,000 इंटू 2 यानी कि 16,000 हमने एडजस्ट कर दिए। टोटल था 1,60,000 रुपए, और इन दोनों को जोड़कर आप इससे माइनस कर दोगे तो ये 40,000 माइनस कर दोगे तो ये आ गया 1,20,000। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि अलॉटमेंट की जब बैंक वाली एंट्री पास करोगे तो अब सारी एंट्री किससे होंगी, 60,000 से, चाहे अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए, 60,000 इंटू 5, 3,00,000, लेकिन आप 3,00,000 नहीं डालोगे, आप 16,000 माइनस करके डालोगे, क्योंकि ये पैसा आपके पास पहले आ चुका है। अब अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि ए हु allotted 600 shares failed to pay allotment money, तो पहले आप क्या करते, अलॉटेड शेयर दे रखे हैं ना, तो आप अप्लाइड शेयर्स निकालते। तो अप्लाइड शेयर्स के लिए अप्लाइड यानी कि ज्यादा शेयर्स निकाल रहे हैं, तो ज्यादा शेयर्स ऊपर कितने शेयर्स, 80,000 पब्लिक ने मांगे थे, 12,000 क्या हो गए, वापस कर दिए, यानी कितने, 68,000। और इनको कितने शेयर्स मिले, 60,000 शेयर्स मिलेंगे, इनटू कितने शेयर्स, 600, तो 0,0,0,0,0 यानी कि 680। क्या कह रहा है, 680 शेयर्स उसने मांगे थे और आपने 600 शेयर दिए, यानी कि 80 शेयर का पैसा वो एप्लीकेशन पर दे चुका है पहले ही, और 600 शेयर का पैसा उसने अलॉटमेंट पर नहीं दिया, यानी कि 3,000 में से 160 माइनस करने के बाद 2,840 ये आएगा आपका एक्चुअल कॉल से नहीं। इस तरीके से आपको ऐसे बाकी बहुत से फाइल में है ताकि आप और अच्छे। तो ये तो था बेटा आपका शेयर्स का सारा फंडा कि आप शेयर्स में बेसिकली क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज के बारे में डिटेल। अब आपके लिए थोड़ा सा एक नई चीज, ये भी क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए लगाया हुआ है। 50,000 शेयर्स पब्लिक कंपनी ने निकाले, पब्लिक ने मांगे 75,000 शेयर, 25,000 ज्यादा। शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा, कुछ भी वापस नहीं करा, सबकी सब एडजस्ट कर दिया। कांति बाई हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स did not pay the allotment money, he also failed to pay the first and final call। देखिए his share were forfeited, शीतल was holding 200 shares did not pay the first call, यानी कि दोनों का आपको क्या दे रखा है, अलॉटेड दे रखा है। शीतल के पास 200 शेयर से did not pay the first call money, आपको इस 500 शेयर्स का क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड निकालना पड़ेगा, जैसा को बताया।
है। तो अब आपके लिए एक नई चीज, शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, अगर आप बाय बैक ऑफ शेयर। अब बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब क्या है सर? बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से, बहुत सारी चीजों को देखते हुए कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से वापस ले रही, बायबैक कर रही है। यानी कि कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स को, अपने ही क्या कर रही, वापस, कंपनी मार्केट से अपने ही इक्विटी शेयर्स को वापस ले रही है, उसको कहते हैं बायबैक। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कंपनी अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाह रही है, बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। बायबैक जब भी हम करते हैं इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर 10% तक कर रहे हैं तो हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काम चल जाएगा, 10 से ज्यादा 25% तक कर रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना पड़ेगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो बायबैक करने के बाद 2:1 से ज्यादा नहीं। बट एक कंडीशन जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, बायबैक में होता क्या है, जब कंपनी बायबैक करेगी, तो कंपनी जब बायबैक करेगी तो मार्केट से जब अपने इक्विटी शेयर्स को वो वापस ले रही है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस सर। तो इसमें एक फंडा ये है कि अगर आपने बायबैक किया, बायबैक करने से आपकी शेयर कैपिटल कम हो गई, तो ऐसा करने से जो मार्केट में जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो आपकी बैलेंस शीट को देख रहे हैं, उनके माइंड में तफड़ा तफड़ी हो जाएगी, क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ। तो जब आप बायबैक करोगे, जितना पैसा आपने बायबैक को खर्च और बायबैक को करने में खर्च किया है, उतना ही पैसा वापस से आपको कंपनी में लाना पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए, जब भी हम बायबैक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम बायबैक कर रहे हैं फ्रेश, और या हम बायबैक कर रहे हैं रिजर्व्स। सर, फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? ऐसा पैसा जो आपको ना ही डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं बांटना, एक्स्ट्रा पैसा था इसीलिए आपने बायबैक कर लिया, जैसे जनरल रिजर्व है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब आपका क्या है, फ्री रिजर्व्स का पैसा है। तो ध्यान रखिएगा कंडीशन, अगर आपने बायबैक फ्री रिजर्व से किया है, तो जितना पैसा आपने फ्री रिजर्व से यूज किया है, उतना पैसा आपको CRR यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर आपने सारा का सारा फ्रेश इशू से करा है, यानी कि आपने नए डिबेंचर्स या नए शेयर्स को इशू कर दिया, तब उस केस में आपको CRR में ट्रांसफर नहीं करना। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझाऊंगा, जिससे आपका सब क्लियर हो जाए। देखिए, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, और हम डायरेक्ट चलते हैं इस क्वेश्चन की एडजस्ट। आपसे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ बायबैक। कितना परसेंट बायबैक हो रहा है? 5% ऑफ द इक्विटी शेयर वुड बी बॉट बैक एट ₹15। हमारे इक्विटी शेयर्स का 5% बायबैक हो रहा है। तो हमारे इक्विटी शेयर्स कितने हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। ये रहा 1 लाख, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखिए, 10 के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है 15 के हिसाब से, यानी 5 का क्या है, नियम है। तो 1 लाख का अगर आप 10% करोगे तो 10,000 होगा, और 5% करोगे तो 5,000 होगा। यानी कि कितना बायबैक हो रहा है बेटा, कितना बायबैक हो रहा है, 5,000 शेयर्स का बायबैक हो रहा है। ठीक है, ओके सर। जब बायबैक होगा, शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं एक तरीके से, यस सर।
मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। यस सर। तो अगर मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज होता है तो मैं उसको क्या करूंगा, एंट्री में डेबिट करूंगा सर। पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इस पर प्रीमियम भी था, सिक्योरिटी अकाउंट। और ये शेयर आपके पास किससे आया बेटा? ये शेयर्स आया मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर से, क्योंकि अब जब मैंने शेयर्स ले लिया तो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ गई। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर। बट बेटा जी ध्यान रखिएगा, बायबैक वाले केस में मोस्टली आपको दे रखा होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इन्वेस्टमेंट को बेचा गया होगा, तो पहले एंट्री आपको उसकी करनी है। फिलहाल मैंने ये आपको गाइड करने के लिए समझाया है कि आपको दूसरी एंट्री करनी है। ठीक है, तो 5000 शेयर्स थे, इसकी फेस वैल्यू थी 10, यानी कि 50,000, और इनको आपने 15 पर किया है, यानी 5 का प्रीमियम, 5,000 इंटू 5, 25,000, और टोटल पैसा आपको कितना देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को? 75,000। याद रखिएगा, आपको प्रीमियम से मतलब नहीं है, आपने कितने शेयर्स बायबैक करें, एक तरीके से 50,000, तो आपको कंपनी में वापस से कितना पैसा लाना पड़ेगा? 50,000, चाहे वो फ्रेश इशू से लाएंगे या आप फ्री रिजर्व से लाएंगे। एंट्री में नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर ड्यू या इक्विटी शेयर्स कैंसिल। सेकेंड एंट्री में हम इनको पेमेंट कर देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कितना पैसा दिया है हमने? 75,000। अब थर्ड एंट्री में तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कह रहा था, देखिए आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट वुड बी सोल्ड फॉर ₹75,000। इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, बेचेंगे तो पैसा आएगा, यानी बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, और इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, एसेट्स जा रही है, तो इसको क्रेडिट करेंगे। बट देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में थे कितने। देखिए बेटा, नन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 के हैं। 1,50,000 की चीज 2,75,000 में बेची है, यानी कि 1,25,000 के फायदे पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर घाटा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस को मैं डेबिट करता, बट फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्रेडिट करेंगे। तो टू प्रॉफिट लॉस है। तो इन्वेस्टमेंट 1,50,000 के थे, बेचा है 2,75,000 में, और फायदा हो गया 1,25,000 है। अब देखो, आपको कितना पैसा वापस लाना है? 50,000 रुपए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 12% डिबेंचर टू बी यूज्ड फॉर ₹10,000 टू फाइनेंस फॉर द बायबैक। आपको 50,000 रुपए चाहिए ना, बायबैक का जो पैसा खर्च हुआ उतना वापस लाने के लिए, उसमें से 10,000 रुपए आपने डिबेंचर्स को इशू करके लिया है, यानी कि फ्रेश इशू से कितना पैसा ले लिया? 10,000 रुपए। तो फ्री रिजर्व से कितना इस्तेमाल किया होगा? 40,000 रुपए।
तो इतना ही पैसा आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, CRR यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक एंट्री पास करेंगे डिवेंचर करने की, आएगा आपके पास तो अकाउंट, आपके पास से क्या गया, बस के साथ साथ अगली एंट्री में आप क्या करेंगे, अगली एंट्री में आपने जितना पैसा इसमें इस्तेमाल किया उतना पैसा, जितना आपने रिजर्व में से लिया उतना पैसा CRR में डालना पड़ेगा, कितना, 40, कितना पैसा, 40,000। देखिए बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल अकाउंट या RR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कितना, 40,000। ये कहानी है आपकी बायबैक। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, फिर हमारे पास शेयर्स आए तो उन्हें कैंसिल किया, फिर हमने शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया, जितना पैसा बायबैक में खर्च किया उतना पैसा वापस से लाना पड़ेगा। बायबैक के बाद आपको इस चैप्टर में स्टॉप वगैरह भी दे रखा है जो कि हम इस चैप्टर में रिलेटेड एस्पेक्ट्स वाले में करेंगे और उसके करते हैं। अब बायबैक के बाद आता है हमारा बोनस शेयर्स। अब सर बोनस शेयर, भाई बोनस शेयर जहां पर हम अपने शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ और शेयर्स दे रहे हैं, बोनस शेयर। और ये जो शेयर्स देते हैं हमारे पास जो रिजर्व होते हैं उसमें से हम पहले ट्रांसफर करते हैं बोनस शेयर होल्डर्स में, और फिर वो बोनस टू शेयर होल्डर्स हम डाल देते हैं शेयर होल्डर्स में। देखिए क्या कह रहा है आपसे, इशू ऑफ बोनस शेयर, अ कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। ध्यान रखिएगा, अगर किसी पर्सन ने पैसा नहीं दिया है या आपने नहीं मांगा है तो पहले आप उससे पूरा बचा पैसा लोगे, उसके बाद बोनस शेयर इशू। तो जो बोनस शेयर है वो हमारा किसी में से भी यूज होता है, फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में से। However, no issue of bonus share shall be made by capitalizing reserve created by revaluation of asset। जो भी आपने revaluation of assets create करा है उसमें से पैसा नहीं दिया जाए। यानी कि अपनी भाषा में देखा जाए तो आपका जो बोनस शेयर होल्डर्स है उसमें पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में से ले सकते हो, जर्नलिज्म में से ले सकते हो, कैपिटलिज्म में से ले सकते हो, सिक्योरिटी हो, RR में से ले सकते हो, और ये पैसा कहां जा रहा है, बोनस टू शेयर होल्डर्स में, और फिर ये बोनस टू शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर कैपिटल में। If some shares are partially paid up, first the share are to be made fully paid up। यानी कि किसी ने अगर आपका पैसा दिया नहीं है अभी तक या आपने मांगा नहीं तो पहले उससे पैसा मांगोगे, उसके बाद बोनस शेयर आप। उसके बाद है आपका इस चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक जो काफी, तीन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो काफी खास, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक बेटा आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन शेयर्स में से ध्यान से करके जाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। फुल फ्लैश क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्रो राटा हो, फॉरफिटेड हो, अप्लाइड अलॉटेड वाला केस। उसके बाद चाहो तो प्रैक्टिस के लिए जो दिसंबर के एग्जाम में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो काफी अच्छा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैंने करवाया भी है काफी भी। और आप चाहो तो दिसंबर का जो पेपर ICSI से, और वहां आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी, प्लीज उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट आता है बोनस शेयर और बायबैक, मैंने अभी आपको बताया कैसे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और चौथा है अंडर राइटिंग, तो हम पढ़ेंगे रिलेटेड एस्पेक्ट्स।
तो सर क्या होता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसका कुछ टाइम बाद आपको पे करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जिस तरीके से हम बायबैक कर रहे थे, जहां पे आपकी शेयर कैपिटल कम हो रही थी, अब जब आप प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर दोगे तो यहां भी आपकी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे पहले जब हमारे पास ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स वापस आते हैं जिनका हमें पेमेंट करना है, उसके लिए पहली एंट्री होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मोस्टली क्वेश्चन में ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है इनको प्रीमियम पर ही पेड किया जाता है। तो अब ये जो प्रीमियम है वो एक्सपेंस है, यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिडेम्पशन सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट। और ये किससे आया शेयर्स? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि हमारे पास हमको पैसा किसे देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगली एंट्री में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। इसमें भी सेम कंडीशन है, जितना पैसा आपने प्रेफरेंस रिडीमेबल को पेड किया है उतना पैसा आपको वापस लाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश या फ्री रिजर्व। लेकिन जितना पैसा आपने फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किया है उतना पैसा आपको CRR। तो इसके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने लिया था, देखते हैं अगर वो क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है एक आपका, हेलो लिमिटेड हैड एन इशू ऑफ 2000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज ईच रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। These shares are to be redeemed out of accumulated reserve which are more than the necessary sum required। यानी कि इसका पेमेंट हमने फ्री रिजर्व में से किया है। तो देखो कैसे कैसे एंट्री करेंगे। show the necessary entry in the books of the company assuming that the premium on redemption of share has to be written off against company's security premium। सबसे पहले हमारे पास ये प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, इनकी पहली एंट्री क्या होगी? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इस पर प्रीमियम भी है 10% का, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। और ये किससे आए हैं? टू प्रेफरेंस शेयर। देखो बेटा 2000 इंटू 100 करेंगे तो 2 लाख हो गया, 10% प्रीमियम 2 लाख का 10% 20,000 और टोटल पैसा हो गया 2 लाख। तो हमें कितना पैसा देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? 2,20,000। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? अगली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? अगली एंट्री हो जाएगी सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक। कितना पैसा? 2 लाख 2,20,000। अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो प्रीमियम है इसको आप राइट ऑफ करते हो कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है? तो जब इसको राइट ऑफ करोगे तो हमारा ये एक्सपेंस है और वो वाला सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए इनकम है। तो इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे?
राइट ऑफ कर, हाँ, बाद हमने 2 लाख रुपए का पेमेंट करा है, हमें फेस वैल्यू से मतलब है, प्रीमियम नहीं है, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर खर्च करे हैं, इतना ही पैसा हमें वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रिजर्व का इस्तेमाल किया है, तो इतना ही पैसा हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, आर आर में। एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन 2 लाख वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया ही है, कराया था। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे देख लेते। 2012% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच यानी 2 लाख का है। सरप्लस यानी कि फ्री रिजर्व है आपके पास 40,000 और सिक्योरिटी 12,000 रुपए पड़े हुए हैं। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो आप 10% प्रीमियम के साथ, तो पहली एंट्री क्या होगी, 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 2 लाख 12% वाले में प्रीमियम 2 लाख का 10% और टोटल पेमेंट 2,20,000। उसके बाद द डायरेक्टर डिजायर टू मेक अ मिनिमम फ्रेश इशू, डायरेक्टर कह रहा है कि जितने शेयर्स को इशू करने की जरूरत पड़े उतने शेयर्स को इशू कर देना 10 इस वैल्यू और 5% प्रीमियम के साथ। तो देखो कितने शेयर्स को इशू करने की जरूरत पड़ेगी, हमें 2 लाख पर 10% का प्रीमियम देना है यानी 20,000, और ये प्रीमियम किससे राइट ऑफ किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से यानी 12,000, यानी कि अभी भी हमें कितना पैसा चाहिए, 8,000 रुपए। ये 8,000 कहां से लिया जाएगा, सरप्लस से, यानी कि सरप्लस में कितना पैसा बचा है, 32,000। 2 लाख का पेमेंट करने के लिए 32,000 रुपए हमने यहां से ले लिए, यानी कि अब हमें और कितना पैसा चाहिए, 1,68,000। ये 1,68,000 कहां से आएंगे, शेयर से। 10 ईच के शेयर इशू करेंगे, यानी कि 16,800 के हम शेयर्स इशू करेंगे। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में 16,800, उसके बाद 5% इसका निकाल के प्रीमियम में और टोटल अमाउंट बैंक से। फिर आप राइट ऑफ करने वाली एंट्री करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन 20,000। उसके बाद आपने रिजर्व में से कितना पैसा लिया, 32,000, तो CRR में कितना जाएगा, 32,000 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हाँ, आगे देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है लिली लिमिटेड हैविंग सफिशिएंट बैलेंस, अच्छा खासा पैसा है जनरल रिजर्व में और 1 लाख है सिक्योरिटी प्रीमियम में, 5,000 रिडीम करने, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच फुली पेड एट अ प्रीमियम 5%। 5,000 इंटू 100 यानी 5 लाख हो गया, और 5 लाख का 5% यानी 25,000। तो पहली एंट्री 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 10% रिडीमेबल में 5 लाख, प्रीमियम में 25,000 और टोटल 5,25,000। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, दूसरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,25,000। उसके बाद प्रीमियम को प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 25,000। उसके बाद आपसे कहीं भी कुछ नहीं कह रहा, आपने कोई शेयर्स को इशू करा हो या डिबेंचर्स को इशू करा हो, तो सारा का सारा पैसा कहां से लिया आपने, रिजर्व में से। तो पैसा सारा का सारा कहां डालना पड़ेगा, CRR में। कितना पैसा पेड किया, 5 लाख, तो 5 लाख रुपए कहां डालने पड़ेंगे, CRR में। क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर आपसे क्या कह रहा है,
capital redemption reserve arising as a result of redemption be utilized in allotting the unequal share of the company as fully paid share of 10 each by way of bonus. यानी कि जो पैसा 5 लाख रुपए आपने CRR में डाला है, इतना ही पैसा आपको बोनस शेयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 5 लाख, और दूसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ये है। के बाद ये कुछ क्वेश्चन वही सेम रिपीट है। एक ये क्वेश्चन है बेटा, द कंपनी वांटेड टू बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर एट द रेट 1 शेयर फॉर एवरी 2। जब भी कभी आपसे बोनस शेयर को कहा जाए 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, तो 1 अपॉन, तो हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं देखते हैं। टोटल है 6 लाख और 7.5 का ये रखा है, तो 6 लाख को अगर 7.5 से डिवाइड करोगे तो शायद 80,000 रुपए, सॉरी 80,000 शेयर्स आएंगे। तो 80,000 शेयर्स को 1/2, यानी कि बोनस शेयर्स में हम कितने शेयर दे रहे हैं, 40,000 शेयर्स 10 ईच, यानी कि 4 लाख रुपए चाहिए, कितना चाहिए, 4 लाख रुपए। तो पहले तो आपको देखो यहाँ 2.5 का गैप दिख रहा है, 2.5 रुपए और लेंगे हम। उसके बाद ये 4 लाख रुपए कहां से आएंगे, देखिए ये ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा अमाउंट बेटा। देखिए सबसे पहला प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं लेंगे, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को नहीं लेंगे। क्या क्या बचा हमारे पास, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। अमाउंट 1.5 लाख इसका पूरा चला जाएगा, 1.5 लाख इसका पूरा चला जाएगा, यानी कि 3 लाख हो गया, बचा कितना, 1 लाख। तो जनरल से कितना लिया जाएगा, 1 लाख। और CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल अकाउंट डेबिट टू बोनस होल्डर 4 लाख। अगली एंट्री में जो पैसा बोनस टू शेयरहोल्डर्स में आया है वो आप इक्विटी। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और हैं आपके बायबैक के प्रैक्टिस के लिए। तो आपको बेटा करना क्या क्या है, देखिए शेयर्स का सबसे पहली बात, जितने क्वेश्चन इस फाइल में अटैच करें उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। शेयर के फुल फ्लैश क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना बेटा, कम से कम 4 या 5, ठीक है। शेयर्स के कम से कम 4-5 फुल फ्लैश क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। उसके साथ साथ बायबैक और बोनस शेयर्स के कम से कम 3-3 क्वेश्चन, बायबैक और बोनस शेयर्स के कम से कम 3-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के कम से कम आप लोग 5 से 6 क्वेश्चंस कर लेना, और अंडर राइटिंग का भी नहीं, अंडर राइटिंग का लास्ट वाले पार्ट में जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स वाले करेंगे उसमें। दिसंबर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, जून के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, इतना आप अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू, गब्बर सर, गब्बर।